सो हाय एवरीवन, मैं हूं सुजान मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, नेशनलिज्म इन इंडिया। हाँ, आप लोग सही समझ रहे हो, ये हिस्ट्री का चैप्टर है। एक्चुअली ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मेरा ही एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया है। कुछ दिनों से मैं साइंस और मैथ का वीडियोज बना रहा था, वहाँ पे एक छोटा सा कमेंट आ गया कि सर हिस्ट्री का टॉपिक है, थोड़ा सा क्लियर कर दो। तो ठीक है, चलो हम लोग उसी टॉपिक को क्लियर करेंगे। जैसे समझेंगे तरीके से समझेंगे ताकि एग्जाम में हम लोग ना भूले, फ्लोली समझेंगे। देखो हिस्ट्री क्या होता है वो पहले जानो। हिस्ट्री होता है ना, वो सच्चाई है, लेकिन समझना हमें कैसे पड़ेगा, कहानी की तरह। ये जो चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, इसमें हमें बहुत दुख भी है, बहुत सुख भी मिलेगा। कैसे हम लोगों के जो पूर्व पुरुष थे, हाँ पहले के जो एंसेस्टर थे, उन लोगों ने कैसे हमें आज़ादी दिलाई। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये बेल आइकन देख रहे हो ये दबा दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है ताकि सब लोगों के पास ये वीडियो जाए और उनको भी हेल्प। ये टॉपिक बहुत ही लंबा है, इसलिए मैं इसका पार्ट 1 बना रहा हूँ और पार्ट 2 आप लोग अगर कहोगे तो श्योर पार्ट 2 भी मैं बनाऊंगा। तो इस टॉपिक को चलो समझते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, जैसे कि व्हाट इज नेशनलिज्म, वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ था, की टॉपिक्स फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। उसके बाद है व्हाट हैपेंड इन अफ्रीका, अफ्रीका में ऐसा क्या हो गया था, तुम्हारा फर्स्ट 3 सक्सेसफुल सत्याग्रह क्या है, तुम्हारा ब्लैक लॉ क्या है, और एक था इंसिडेंट इन बैसाखी फेयर, बैसाखी का जो मेला था उसमें कैसा इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद प्लानिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो नॉन कोऑपरेशन का मूवमेंट था उसका क्या प्लानिंग चल रहा था इंडिया में और कौन प्लानिंग ले रहा था। सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज नेशनलिज्म। सो नेशनलिज्म को जानने के लिए सबसे पहले जानना पड़ेगा क्या, आर्मी को देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा नेशनलिज्म क्या है। हमारा देश का जो सोल्जर्स है ना, वो जो अपने मतलब जान लगा के देश के लिए खड़े रहते हैं ना बॉर्डर पे, आओ आओ दुश्मनों सामने से आओ, सीने में गोली खाने के लिए भी रेडी रहते हैं और मारने के लिए भी रेडी रहते हैं, दैट इज नेशनलिज्म। तो सबसे बड़ी बात है द लव एंड प्राइड फॉर द लैंड, दैट इज नेशनलिज्म। सिंपल सी बात है, लव एंड प्राइड फॉर द लैंड। इसके लिए खुद के जो भारत माँ है, माँ के लिए, ठीक है, अपने माँ के लिए, भारत माँ, देश भक्ति, देश प्रेम, स्वदेश, जो लव एंड अफेक्शन, जो प्राइड है, दैट इज नेशनलिज्म। ठीक है, बोलना मत, अभी समझ गया ना नेशनलिज्म क्या है। तो लव, ये नेशनलिज्म क्या है, लव एंड प्राइड टुवर्ड्स माय लैंड, माय मदर, दैट इज नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म तो तुम लोगों ने समझ लिया। अभी जानते हैं वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ था। वर्ल्ड वॉर 1 में पता है तुम लोगों को 2 पावर्स थे, एक थे एलाइड और एक था तुम्हारा सेंट्रल पावर। कौन था, एक था एलाइड, एक था सेंट्रल पावर। एलाइड पावर्स में कौन कौन थे, रशिया था, ब्रिटेन था, अमेरिका था, जापान था। ठीक है, एलाइड पावर में ये 4 पावर थे और उसका ऑपोजिट में ऑस्ट्रो हंगेरियन, जर्मनी और रोमन एम्पायर्स था। इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 1 के वजह से क्या क्या की फैक्ट्स हमें वर्ल्ड वॉर 1 से मिलता है, जिसके वजह से तुम्हारा ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडियन पीपल, ये चीज ग्रो हुआ। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 का जो की फैक्ट्स है जिसकी वजह से ही तो इसमें ग्रोथ हुआ है, क्या, नेशनलिज्म, भक्ति भाव। उसके बाद आएंगे व्हाट हैपेंस इन अफ्रीका। ठीक है, अभी कुछ की फैक्ट्स देख लेते हैं क्या हुआ। अभी मैंने बोला ना, एक तरफ एलाइड पावर है, एक तरफ तुम्हारा सेंट्रल पावर है। एलाइड पावर में कौन है, अच्छे से देखो, क्या क्या नाम बोला था, कुछ दिख रहा है, ब्रिटेन, ये तो है, पूरा जाल तो इसने ही बसा बसा के रखा हुआ है। तो ब्रिटेन जो था ना 1914 में जब वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा था, तब तक इंडिया को कॉलोनाइज कर चुका था। हम लोग स्लेव थे भाई, ब्रिटिश के अंडर में ही चल रहे थे, स्लेव। हाँ, वो जो चाहेंगे वही हम लोग करेंगे, हम लोग ऑलरेडी खत्म, हम लोग का किस्सा खत्म है। क्यों, हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने कोऑपरेट कर लिया था, आ जाओ हमारे यहाँ पे बिजनेस करो, बोल दिया था, पूरा बिजनेस ही कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, हम लोगों ने जैसे ही कोऑपरेट कर लिया, उन लोगों ने हमारा जान निकाल दिया। उसके बाद जो की फैक्ट्स अभी मैं बोल रहा हूँ, की फैक्ट्स जो है, तो वर्ल्ड वॉर 1 में क्या था, ब्रिटेन को क्या चाहिए था, आर्मी चाहिए था भाई। तो हम लोगों का जो पीपल्स है, इंडियन पीपल्स है, वो जबरदस्ती ठूस ठूस कर आर्मी में ज्वाइन करा रहे, जाओ जाओ जाओ, युद्ध लड़ो युद्ध लड़ो। और उसी टाइम पे ना एक सिचुएशन भी था इंडिया में, तब इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, महामारी चल रहा था। उसके दौरान भी बहुत लोग मर रहे थे और ऊपर से फूड प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं हो रहा था। तो इसके कारण क्या हो गया, तुम्हारा प्रोडक्शन लेवल बहुत कम हो गया, शॉर्टेज ऑफ फूड चल रहा था। 1913 और 1918 के बीच में क्या हुआ पता है, तो ऐसे ही जैसे ही तुम्हारा फूड प्रोडक्शन कम हो गया, तो प्राइस लेवल अब डबल होने शुरू हो गया। और ऊपर से ब्रिटेन ने क्या किया, टैक्सेस लगा दिया, ड्यूटीज लगा दिया,
जिसके वजह से प्राइसेस और भी ज्यादा बढ़ने लगे। जिस जिस कॉस्ट में नॉर्मल गरीब इंसान सरवाइव नहीं कर पाता, वैसा कंडीशन आने लगा। और तुम्हारा 1918 टू 19, फिर 1920 टू 1921, ये डेट्स याद रखना। यही वो समय है जिस समय में क्रॉप प्रोडक्शन भी डाउन होने लगा। अभी तुम गूगल में उठा के देख सकते हो कि 1921 का जो सेंसस रिपोर्ट है उसमें कम से कम 12 मिलियन से 13 मिलियन इंसान तो ऐसे ही मर गए थे। फिर भी इंडियंस वो लोग सोच रहे थे कि भाई वार खत्म होने के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट हैपेंस इन अफ्रीका। अफ्रीका में ऐसा क्या हुआ था, आप लोगों को पता है कि नहीं, फिर भी नोट कर लो। 1906 में अफ्रीका में जो रेसिज्म चल रहा था उसके अगेंस्ट में गांधी जी ने तुम्हारा सत्याग्रह आंदोलन किया था, और वो बहुत ही अच्छे से सक्सेस हो गया और रेसिज्म वहां पे कम हो गया। ठीक है, कौन सा डेट, 1906 में। तो गांधी जी वहां पे बहुत पॉपुलर हो गए थे। हालांकि हमारा देश का भी कंडीशन बहुत खराब था, तो हमें एक अच्छा सा लीडर चाहिए था जो अच्छे से हमें स्वदेश या फिर हम लोगों का कंडीशन जो है वो अच्छा करने में हेल्प कर पाए। जाके जब 1915 को गांधी जी हमारे देश में रिटर्न हुए, फिर उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह चालू किया। ये बेसिकली सत्याग्रह क्या पता है, नो वायलेंस, वायलेंस नहीं, नो वेपन, ओनली द ट्रूथ। सच के साथ चलना है, हम लोग वेपन हाथ में नहीं लेंगे, चुपचाप चलना है, हमें आंदोलन करना है, हमें ये चाहिए तो चाहिए। दैट इज द मेन फैक्ट ऑफ सत्याग्रह। कोई वायलेंस नहीं चलेगा, कोई वेपन नहीं चलेगा, ओनली ट्रूथ के साथ हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। दैट इज द सत्याग्रह। और इसी के दौरान जो हमारा जो फर्स्ट 3 सत्याग्रह था वो सक्सेस हो गया। तो सबसे पहला वाला कहाँ पे हुआ, तुम्हारा चंपारण बिहार में हुआ था 1917 में। ये किस वजह से हुआ था, वहाँ का जो फार्मर्स थे उन लोगों से जबरदस्ती वो तुम्हारा इंडिगो कल्टीवेशन किया जा रहा था, नील। इसके ऊपर एक बुक भी है, नील दर्पण बोल के, इन बंगाली उपन्यास है ये। नील दर्पण पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ये नील दर्पण में कितना दुख भरी कहानी है। मेरे टीचर ने बोला था, मेरे जब क्लास 10 में था, टीचर ने बोला था ये बुक खरीदो, ये उपन्यास पढ़ना, तो मैं पढ़ा था। तो वहाँ पे बहुत ही गंदा सिचुएशन था। फार्मर्स को जबरदस्ती ये जो इंडिगो है ये कल्टीवेट कराते थे, कम पैसे में खरीदते भी थे, और ये इंडिगो कल्टीवेशन के बाद वो लैंड पूरा स्पॉइल हो जाता था। नेक्स्ट क्रॉप के लिए वो लैंड काम में भी नहीं आ सकता था। और इसी को स्टॉप कराने के लिए चंपारण बिहार में फर्स्ट सत्याग्रह 1917 में गांधी जी ने अरेंज कराया, और वो अच्छे से सक्सेस भी हुआ। फिर उसी साल 1917 को गांधी जी ने और एक सत्याग्रह किया, तुम्हारा खेदा, गुजरात में। यहाँ पे क्या हुआ था, फार्मर का यहाँ पे भी सिचुएशन बहुत गंदा था। क्रॉप का फेलियर चल रहा था, उस समय भी एक महामारी चल रहा था, प्लग बोल के, प्लग एपिडेमिक। तो उसके दौरान वहां पे क्रॉप फेलियर हुआ, तो उस चीज से उसके बाद भी उन लोग को टैक्स देना पड़ता था। तो उसी टैक्स से रिलैक्सेशन पाने के लिए गांधी जी ने ये दूसरा आंदोलन किया था, खेदा गुजरात। ये चीज भी उन लोगों ने सक्सेस कर लिया, तो दूसरा वाला भी सक्सेसफुल हो गया। फिर नेक्स्ट 1918 को गांधी जी के अहमदाबाद, वहां पे क्या हो रहा था, अहमदाबाद में जो कॉटन मिल फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते थे उनको बहुत ही कम वेजेस दिया जाता था। हालांकि कंडीशन कैसा था, डबल डबल टैक्सेस ड्यूटी सब कर रहा था, लेकिन उन लोगों को सैलरी वेज बहुत ही कम मिल रहा था। इसी के ऊपर गांधी जी ने फिर से सत्याग्रह आंदोलन किया, और क्या हो गया, उसको भी सक्सेस कर लिए। तो कंटिन्यू 1 बाय 1 उन्होंने 3 सत्याग्रह इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट जगह पे कराया, और वही चीज सक्सेस भी हो गया। तो जैसे ही गांधी जी ने एक के बाद एक सत्याग्रह सक्सेसफुल कर लिया, तो ब्रिटिश को कहाँ शांति मिलने वाला था। उन लोगों ने क्या किया, एक एक्ट पास कर दिया जिसको बोला गया रॉलट एक्ट। हालांकि ये जो रॉलट एक्ट है ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने लागू किया हुआ था। इस रॉलट एक्ट को मैंने कहने ब्लैक लॉ बोल दिया, मैंने क्यों ब्लैक लॉ बोल दिया पता है क्यों? इसमें क्या होता था ना कि कोई भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी करता है, हड़ताल करता है, कुछ भी गवर्नमेंट के ऑपोजिट में, ब्रिटिश के अगेंस्ट में जाता है ना, अगर नहीं भी जाता है तो भी उसको ब्रिटिश पकड़ के 2 साल के लिए जेल में डाल सकता है, विदाउट एनी ट्रायल, नो जजमेंट, नथिंग एल्स, पकड़ लो जेल में डाल दो 2 साल के लिए। इसलिए इसको ब्लैक लॉ भी कहा जाता है। इसके अगेंस्ट में ही क्या किया गांधी जी ने, रॉलट सत्याग्रह किया। जो रॉलट एक्ट ब्लैक लॉ इन लोगों ने इन्वेट किया ना, इसके अगेंस्ट में ही गांधी जी ने क्या कर दिया, तुम्हारा रॉलट सत्याग्रह कर दिया।
हम जो भी करेंगे शांति से करेंगे, ट्रुथ के साथ करेंगे, वेपन्स हाथ में नहीं लेंगे। ये बात कब की थी? ये बात 1919 की थी। लेकिन गांधी जी ने जो रॉलेट सत्याग्रह कराया वो 6 अप्रैल को कराया था। तब क्या हो गया सिचुएशन? सब कुछ बंद, शॉप बंद, मार्केट बंद, स्कूल जाना बंद, चारों तरफ हड़ताल ही चल रहा है, सब कुछ बंद करके रखा है। इसके दौरान ब्रिटिश को क्या लगने लगा? उनका कम्युनिकेशन टूट जाएगा सबके साथ। उन लोगों ने बनाया था ना, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, एक स्टेप बाय स्टेप बना के रखा था ताकि इंडिया को क्रैक करके रख सके। तो उन लोगों को लगा वो कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने तो रेलवे भी बंद करा दिया। लोग धीरे धीरे सब बंद करा ले, लेकिन वेपन नहीं ले रहे। सबसे बड़ी बात, ये लोग वेपन ही नहीं ले रहे, बात भी नहीं कर रहे, शांति से चुपचाप बैठा हुआ है, हमें बस ये चाहिए। ब्रिटिश टेंशन में आ गया। लेकिन सबसे जबरदस्त बात यह है, ठीक उसके 4 दिन बाद 10 अप्रैल को क्या होता है पता है? 10 अप्रैल को अचानक एक पोजीशन में फायर हो जाता है। वो भी एक पीसफुल पोजीशन था, उसमें ओपन फायर हो जाता है। अब बोलो कि नॉर्मल पीपल कहाँ जाएंगे? अमृतसर का बात है ये। तो लोगों का गुस्सा और ठंडा नहीं रहा, उन लोगों ने डायरेक्ट अटैक कर दिया पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे भी ब्रिटिशर्स है वहां पे डायरेक्ट अटैक करने लगा। ये जो रावलट सत्याग्रह है अल्टीमेटली वायलेंस की तरफ जाने लगा, जो कि गांधी जी को पसंद नहीं था कि यहाँ पे वायलेंस हो। और वायलेंस होगा तो, क्योंकि इंडियंस के पास क्या क्या करोगे भाई, बोलो तो बस गोली खाते ही रहोगे। उनके पास बम है, तोप है, सब है, उड़ा देंगे ना। तो गांधी जी को ये चीज लगता था कि शांति से काम करना है। जैसे ही इन लोगों ने क्या किया, पुलिस स्टेशन उड़ा दिया, इंडियंस लोगों ने पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक कर दिया, बैंक में अटैक कर दिया, रेलवे स्टेशन में अटैक कर दिया, रेलवे को बंद कर दिया। तो ब्रिटिश ने क्या किया, जल्दी से एक लॉ पास कर दिया जिसको बोला जाता है मार्शल लॉ। कौन सा लॉ? मार्शल लॉ। इसमें क्या होता है पता है? इस लॉ में पूरा पावर किसको दिया जाता है? डायरेक्टली मिलिट्री को दिया जाता है। और तब मार्शल लॉ में जो कमांडेंट थे वो कौन थे? जनरल डायर। अब सिचुएशन थोड़ा जबरदस्त वाला कंडीशन था। जनरल डायर आ गए कमांड में, और इंडियंस पीपल को इतना नहीं पता था क्या है मार्शल लॉ क्या नहीं। ठीक है, अभी चलते हैं ये बैसाखी फेयर में। तो अमृतसर में ही एक जगह है, एक बाग है। ठीक है, वहां पे कौन सा मेला चल रहा था? वैसाखी मेला चल रहा था। कौन सा बाग पता है? जालियांवाला बाग। सोचने से ही बुरा लगता है पता है, मतलब कैसा सिचुएशन हुआ होगा उसको। उस बाग में ब्रिटिशर को लगा कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटी, गलत एक्टिविटी चल रहा है। आम आदमी तो वहां पे मिले थे, एंजॉय करने गए थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे। लेकिन हाँ, वहां पे कुछ प्रोटेस्टर भी थे जो रावलाट एक्ट को लेके बात कर रहे थे। तो अचानक उस सिचुएशन में ब्रिटिशर आ गए और चारों तरफ से पूरा बाग को बंद कर लिया और ताबड़तोड़ गोली चलाया गया। बुरा लग रहा है ना, कितने लोग, मतलब बेसहारे इंसान के साथ ऐसा कोई कर सकता है क्या? मतलब सोचने में बुरा लगता है कि ताबड़तोड़ मार दिया गया और उसको हम लोग जालियांवाला बाग में सकर बोलते हैं। ज्यादा दिन पुराना नहीं, वही 10 अप्रैल के बाद 16 अप्रैल को ये चीज हुआ था। देखो, स्टार्ट हुआ 6 अप्रैल को, 10 अप्रैल को कुछ हुआ, फिर डायरेक्ट 16 अप्रैल को ब्लैंक फायर वगैरह। मतलब बहुत ही गंदा कंडीशन था। तो इसलिए ना, हिस्ट्री से हमें एक चीज सीखना है। क्या सीखना है पता है? इतना ज्यादा कोऑपरेटिव होना भी सही नहीं है। खुद के लिए लड़ो। अगर तुम्हें नहीं आता है ना, सीखो। क्यों हो डिपेंडेंट? किताब नहीं निकाल सकते, पढ़ नहीं सकते, नहीं देना किसी के ऊपर डिपेंडेंट, खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहो। तुम्हारे पास कॉपी है, पेन है, बुक है, क्यों नहीं पढ़ सकते? ऑब्वियसली पढ़ सकते हो, कर सकते हो तुम। कोऑपरेटिव नहीं बनना है, इतना भी कोऑपरेटिव नहीं बनना है कि ब्रिटिश की तरह कोई आकर गोली मार के चला जाए और आज उस बात को बारे में सोचने से भी बुरा लगता है। ऐसा हार्श कंडीशन था। एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, मूवी का क्लिप है, मैं चला के दिखाता हूँ कैसा कंडीशन था, देखो।
पता है, इसलिए मुझे मुझे ना हिस्ट्री पढ़ने का मन नहीं करता। हिस्ट्री बहुत खतरनाक है, वो भी इंडियन हिस्ट्री इतना खतरनाक है ना, जितना पढ़ोगे ना उतना मतलब डेंजरस डेंजरस चीज मिलेगा। इसलिए मैंने भी ना साइंस ले लिया। साइंस में पढ़ता हूँ, लेकिन हिस्ट्री इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट, फिर भी साइंस ले लिया। ये सब नहीं पढ़ना अच्छा नहीं लगता। लेकिन हाँ, एक चीज है, हिस्ट्री से हमें सीखना चाहिए। मैंने बहुत कुछ सीखा। धीरे धीरे इस सिचुएशन के बाद क्या हुआ कि जो पीपल्स थे वो रोड्स में आने लगे, जिधर होने लगे, हड़ताल होने लगा, मतलब वायलेंस क्रिएट होने लगा। तो ब्रिटिशर भी कहाँ रुकने वाले थे, उन लोगों ने यहाँ वहाँ बम फेंकना शुरू कर दिया। इंडियंस को नाक रगड़ना, मिट्टी में नाक रगड़ना, जहाँ देखो वहां पे कोरा मारना, मतलब पूरा मनमर्जी शुरू हो गया और वायलेंस ही वायलेंस होने लगा। अल्टीमेटली गांधी जी ने ये रॉलेट सत्याग्रह था ना, ये रिटर्न ले लिया, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वायलेंस हो रहा था। ठीक है, उसके बाद प्लानिंग होने लगा एक, क्या, बिग प्लान। भरा करके कुछ करना है ताकि जो हमें चाहिए वो हो सके। और एक चीज बोलना भूल गया, यहाँ पे जो तीनों सत्याग्रह हुआ था ना, ये तो स्टेट्स वाइज हुआ था, मतलब हर इंडिया का कुछ कुछ जगह पे हुआ था। लेकिन जब रावलाट एक्ट का अगेंस्ट में सत्याग्रह हुआ था ना, वो नेशन वाइड हुआ था, ऑल ऑफ द नेशन वाइड हुआ था। क्यों नेशन वाइड हुआ था वो भी तुम जानो, क्योंकि उन लोगों ने जो रावलाट लॉ लगाया था ना, वो सिर्फ एक स्टेट के लिए नहीं लगाया था, पूरा ऑल इंडिया के लिए, जितना भी उन लोगों ने कॉलोनाइज किया था उसके लिए लगा के रखा था। वो लोग तो वो चाय पत्ती का जो आसाम का जो है ना, लोग आसाम में वर्कर थे, वो लोग उन लोगों को भी कम वेजेस में रखते थे, घर जाने नहीं देते थे, घर जाने से भी गोली मार के उड़ा देते थे। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे नॉन कोऑपरेशन। क्यों अभी बोला कि कोऑपरेटिव नहीं होना, तो गांधी जी प्लानिंग करने लगे कि नहीं, अभी हम लोग क्या करेंगे, स्वराज के लिए जब हम लोग लड़ेंगे तो बोथ हिंदू एंड मुस्लिम दोनों को एक होके ये काम करना पड़ेगा। क्यों पता है? क्योंकि जो हिंदूस थे उनको क्या चाहिए था, स्वराज चाहिए था। और वहां पे जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब ब्रिटेन ने ऑलरेडी तुर्की को हरा दिया था। और तुर्की में जो वहां पे जो लीडिंग इंसान थे वो था खलीफा, जिसको खलीफा कहा जाता है। और वो मुस्लिम के लिए एक ऐसे बंदे थे, मतलब क्या बोलूं, बहुत ही रेस्पेक्टेड प्लेस के थे। और जब वैसे ही वो, मतलब जैसे ही वो अपने जगह से हट गए, मतलब जब युद्ध में हार गए, तो ऐसा अफवाह चारों तरफ आने लगा कि जाके फ्यूचर में जाके और भी हार्श कंडीशन होने वाला है। तो मुस्लिम भी बहुत गुस्सा थे ब्रिटिश से। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो हिंदूस के लिए भी तुम्हारा ब्रिटिश दुश्मन हो गया और मुस्लिम के लिए भी तुम्हारा ब्रिटिश दुश्मन हो गया। तो गांधी जी को प्लानिंग आया कि अगर हिंदू मुस्लिम दोनों ही एक साथ हो जाए, अगर यूनाइट हो जाए, तो हम जो भी करेंगे वो अच्छे से कर पाएंगे और हमें क्या मिलेगा, जल्दी से हमारा स्वराज मिलेगा। बाद में इसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए गांधी जी ने क्या किया, मोहम्मद अली शौकत अली के साथ खिलाफत कमेटी बिठाया 1919 में, वो भी बॉम्बे में। कौन सा साल? 1919 में। और उन्हें क्या कर लिया, मुस्लिम को यूनाइट कर लिया उनके। उसी मुद्दे को लेके 1920 में कांग्रेस का एक्सेशन हो रहा था कोलकाता में। वहीं पे गांधी जी ने पार्टी था उसको अपने साथ ले लिया, साथ लेके खलीफत एंड स्वराज के लिए आगे बढ़ने लगा। और वो मूवमेंट कौन सा मूवमेंट होगा, हमारा नॉन कोऑपरेशन। तो नॉन कोऑपरेशन के बारे में थोड़ा सा एक चीज बताता हूँ। नॉन कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन ही क्यों, क्यों नॉन कोऑपरेशन? इसका आंसर गांधी जी ने पहले ही दे दिया था उसके एक बुक में। 1909 में हिंद स्वराज बोल के उनका एक बुक था, उन्होंने लिख ही दिया था पहले से, जो इंडियन से वो क्या कर रहे, कोऑपरेट कर रहे, इसीलिए आज ये हालत है। तो आज से हम बॉयकॉट करेंगे, कोऑपरेट ही नहीं करेंगे। बॉयकॉट ब्रिटिश, ब्रिटिश का कुछ भी चीज हम लोग नहीं पकड़ेंगे, ब्रिटिश का जो है स्कूल है, ब्रिटिश का जो भी लॉ है उनको भी फॉलो नहीं करेंगे, कुछ भी ब्रिटिश का चीज यूज नहीं करेंगे। स्वदेश देश में जो बनेगा वही चीज हम लोग यूज करेंगे। दैट्स व्हाई इट इज नॉन कोऑपरेशन, कोऑपरेट नहीं करेंगे। सो अगर तुम्हें इसको और भी अच्छे से जानना है तो गांधी जी का ये बुक भी पढ़ सकते हो, हिंद स्वराज बोल के।
के लिए इतना ही। ये है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनाऊंगा। अगर तुम लोग को अच्छा लगा, समझ में आया और तरीके से अगर समझा तो ही बनाऊंगा। और एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि मेरा जो साइंस एंड मैथ का क्लासेस का चैनल है, इसी चैनल में एक प्लेलिस्ट ऐड कर रहा हूँ डाउट क्लियरिंग, और ये वीडियो भी मैं डाउट क्लियरिंग में डालूंगा। और तुम लोगों का जो भी रिक्वेस्टेड वीडियो होगा ऑब्वियसली मैं बना के दे दूंगा। जैसे कि अमित तुम्हारे लिए मैंने बनाया, तो अमित तुम पहले इस वीडियो को देखो। अगर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज अमित कमेंट करना, अपना एरिया का नाम बताना, और नेक्स्ट वीडियो भी मैं बनाऊंगा अगर तुम्हें अच्छा लगे तो। चलो अमित, थैंक्स।